Hello everyone, myself Rashia Nagar and today we are going to start Prevention of Damage to Public Property Act 1984। ठीक है, तो आज हम ये एक्ट पढ़ेंगे। इसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं? इसमें टोटल हैं 7 सेक्शंस, ठीक है। और ये एक्ट नंबर 3 है 1984 का। ओके, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ इसका प्रियम्बल क्या है कि ये एक्ट क्यों आया है। And it is an act to provide for the prevention of damage to public property and for matters connected therewith। ठीक है, आप लोगों को पता है जैसे कि नॉर्मल जनरली लोग होते हैं, अगर कुछ दंगा वगैरह हो गया तो वो लोग क्या करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। पार्क वगैरह हो गए, पब्लिक बसेस वगैरह हो गई, इन चीज़ों को नुकसान पहुंचाना, तोड़ना फोड़ना, माइंस हुए कोई गवर्नमेंट के, इंस्टॉलेशन हुए कोई गवर्नमेंट के, वो लोग इन चीज़ों को क्या नुकसान पहुंचाते हैं बिकॉज उनकी प्रॉपर्टी तो वो है नहीं, पब्लिक की। दे ट्रीट एज मतलब वेस्ट की तरह वो ट्रीट करते हैं उसको, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है नहीं, इसलिए उनके लिए उनके आइज में कोई वैल्यू नहीं है। तो पब्लिक प्रॉपर्टीज को जो लोग नुकसान पहुंचाते हैं उनके लिए ये एक्ट बनाया गया है। ठीक है, तो ये एक्ट क्यों बनाया गया है? ये इसी पर्पज से बनाया गया है ताकि वो प्रिवेंट कर सके डैमेज को, और डैमेज जो पब्लिक प्रॉपर्टी को होता है उसको। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स वगैरह हैं उनसे। ठीक है, अब ये कब इनेक्ट हुआ था? ये 35th ईयर ऑफ रिपब्लिक में ये इनेक्ट हो गया था। ठीक है, अब सेक्शन फर्स्ट क्या बताता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। एज वी ऑल नो, शॉर्ट टाइटल में हमेशा उसका नाम आता है एक्ट का, तो हम नाम लिख देंगे कि इसको बोलते हैं हम प्रिवेंशन ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। ठीक है, ये कहाँ का एक्सटेंड होता है? ये पूरे इंडिया में होता है। ठीक है, भले ही MP ADPO का एक्ट है, बट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कहाँ है? पूरे इंडिया में ही है ना, तो ये लागू कहाँ होता है? पूरे इंडिया में। ठीक है, और ये कब फोर्स में आया था? ये 28 डे ऑफ जनवरी 1984 को फोर्स में आ गया था। ठीक है, नाउ डेफिनेशंस इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। इस एक्ट में मतलब जो भी डेफिनेशन दी गई है, अगर उसको कोई कॉन्ट्रेरी या डिफरेंट मीन्स नहीं निकलता है तो हम यही डेफिनेशन का मीन्स लेंगे जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट लिखा हुआ है मिसचीफ। मिसचीफ की हम मीन्स कहाँ से लेंगे? IPC जो 425 है, IPC सेक्शन, उसमें मिसचीफ की डेफिनेशन हुई है, कोई रिश्ती क्या होती है, तो वहाँ से हम उसकी डेफिनेशन वो लेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होता है? कोई भी प्रॉपर्टी हो गई किसी भी प्रकार की, चाहे वो वेदर मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो। ठीक है, उसमें मशीनरी भी इंक्लूड हो जाएगी। जो ओन, 3 चीज याद रखना हमेशा, विच इज ओन्ड बाय, इन द पोजेशन ऑफ और इन द अंडर द कंट्रोल ऑफ। अगर किसी के पास है, कोई इसका ओनर है, या कोई ओनर नहीं तो किसी को उसका पोजेशन है, या किसी का कोई ओनर नहीं है, पोजेशन नहीं है, लेकिन वो सुपरवाइजर उसके कंट्रोल में है वो चीज, तो ये 3 व्यक्ति, ठीक है, इनके पास जो भी प्रॉपर्टी है, और जो प्रॉपर्टी किसकी है? फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेकंड कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की, थर्ड कोई भी लोकल अथॉरिटी की, फोर्थ है कोई कॉर्पोरेशन वगैरह हो गया जो सेंट्रल के, प्रोविंशियल के या स्टेट एक्ट के अंतर्गत वो कॉर्पोरेशन बना गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। फिर क्या होता है? कंपनी। कंपनी जो है वो कौन सी कंपनी है? जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 617 में डिफाइन की गई है, वही कंपनी यहाँ पे हम उसका मीन लेंगे। ठीक है, आप कोई इंस्टीट्यूशन, कंसर्न या अंडरटेकिंग बताया गया है, तो कौन सी इंस्टीट्यूशन, कंसर्न या अंडरटेकिंग है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई नोटिफिकेशन डाले अपने ऑफिशियल गैजेट में और उसमें मतलब प्रिस्क्राइब करे कि ये मेंशन करे कि ये इंस्टीट्यूशन, तो वही इंस्टीट्यूशन आप इधर मानेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है, ये मतलब ये सब चीज़ें तो पहले बता दी कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और नुकसान पहुंचाता है उसकी पेनल्टी पीछे दी गई। अब प्रोवाइडेड दैट, पर यहाँ पे अगर बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर वो कोई इंस्टीट्यूशन को स्पेसिफाई नहीं करता है, कोई कंसर्न या अंडरटेकिंग को, ठीक है, सब क्लॉज में अनलेस इंस्टीट्यूशन, कंसर्न और अंडरटेकिंग, मतलब वो हम कब नहीं मानेंगे कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है? अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी गवर्नमेंट द्वारा उसको होली या फिर सब्सटेंशियली फंड्स प्रोवाइड नहीं होता, उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी के लिए मेंटेनेंस का या कोई भी खर्चा या फंड वगैरह कॉन्सोलिडेटेड फंड से नहीं देती है वो। ठीक है, अगर नहीं देती है तो फिर हम नहीं मानेंगे कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, और वो देती है तो मानेंगे हम कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या तो मतलब या तो होली या सब्सटेंशियली फंड जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट दे, या फिर एक या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट दे, या पार्शली सेंट्रल गवर्नमेंट दे, पार्शली स्टेट गवर्नमेंट फंड दे, तो ये माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब सेक्शन 3 क्या बताता है? मिसचीफ। मिसचीफ क्या होता है? मिसचीफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। अब कोई भी मिसचीफ करता है, रिश्ती करता है, कुछ ऐसा एक्ट करके पब्लिक प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अदर देन द पब्लिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर, जो जैसे यहाँ पर 2 क्लॉज दिए गए हैं, तो ये 2 जो क्लॉज है ना,
इनमें कुछ स्पेशल अपन को पब्लिक प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। तो इनको छोड़ के और भी जो नॉर्मल पब्लिक प्रॉपर्टी है, अगर उसके रिगार्डिंग कोई मिसचीफ करता है तो उनके लिए क्या सजा है, 5 साल तक एक्सटेंड होगी और फाइन रहेगा उसका, ठीक है। मतलब ये दोनों है, 5 साल तक की सजा एक्सटेंड होगी और प्लस फाइन, ठीक है। और अब सेकंड में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज वगैरह बताई गई हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी मिसचीफ करता है, कोई ऐसा एक्ट करके इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, कौन कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टी, कोई बिल्डिंग हो गई, इंस्टॉलेशन हो गई, अदर प्रॉपर्टी हो गई जो किसमें यूज आ रही है जहाँ पे किसी ना किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, किस चीज़ का, वाटर, लाइट, पावर और एनर्जी। 4 चीज़ याद रखो। कहीं पे भी वाटर बन रहा है या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वगैरह, या फिर लाइट का प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पावर का, एनर्जी का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये प्रॉपर्टी हो गई। बी कोई ऑयल इंस्टॉलेशन हो गए, है ना, कोई तेल के जो प्रतिष्ठान वगैरह होते हैं वो। सी में कोई सीवेज वर्क हो गए, ठीक है। डी में क्या हो गया, कोई माइन है, फैक्ट्री है, ठीक है। और ई जो है, ई में बताया गया है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का या टेली कम्युनिकेशन का, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कार, मोटर्स वगैरह जो चलते हैं या फिर टेली कम्युनिकेशन जो चलते हैं, ठीक है। और कोई बिल्डिंग है, इंस्टॉलेशन है, अदर प्रॉपर्टी जो इन्हीं चीज़ों के कनेक्शन में यूज आती है, ठीक है। और तो इन लोगों के लिए अलग पनिशमेंट है। अगर कोई इन चीज़ों के साथ मिसचीफ करता है तो उनके लिए क्या पनिशमेंट है, उनको रिगरस इम्प्रिजमेंट होगी। ऊपर वाला हमने पढ़ा था कि इनको छोड़ के जो भी नॉर्मल सिंपल है उनके लिए सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी, लेकिन जो स्पेशली यहाँ पे जो डिफाइन किए गए हैं इनके लिए रिगरस इम्प्रिजमेंट होगी। उसका टर्म कितना हुआ, ये 6 मंथ तक एक्सटेंड, मतलब ये 6 मंथ तक रहेंगे, 6 मंथ से कम नहीं हो सकता, ठीक है। कोई 6 महीने से लेस तक कम नहीं दे सकता और 5 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। मतलब 6 महीने की तो मैक्सिमम उनको मिनिमम देनी ही देनी है, उससे कम नहीं देंगे। और कहाँ तक दे सकते हैं, 5 साल तक दे सकते हैं, ठीक है। और फाइन के साथ, ठीक है। अब प्रोवाइडेड दैट कोर्ट में, लेकिन कोर्ट को अगर कभी देना है 6 मंथ से कम तक की तो वो रीजन रिकॉर्ड करेगी राइटिंग, ठीक है। नाउ सेक्शन 4 के बताता है मिसचीफ कॉज डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी बाय फायर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। पहले बताया गया कि कोई जो पर्सन है सबसेक्शन 1 में या फिर सबसेक्शन 2 में, ये दोनों ही प्रॉपर्टीज की, जो सेक्शन 2 है ना, जैसे सबसेक्शन 1 और 2 दोनों ही प्रॉपर्टीज के रिलेटेड वो पर्सन क्या करता है, फायर से उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है या कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल से उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, उसके लिए पनिशमेंट है कि वो मिनिमम 1 साल तक की और एक्सटेंड कितनी हो सकती है, 10 साल तक की। मतलब मिनिमम उनको 1 साल तक की देनी ही देनी है, उससे कम की नहीं दे सकते। और सेम प्रोवाइजो है, अगर उनको 1 साल से कम की देनी है तो वो रीजन रिकॉर्ड करेंगे राइटिंग में, ठीक है। नाउ सेक्शन 5 क्या बताता है कि स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग बेल से रिलेटेड कोई स्पेशल प्रोविजंस यहाँ दी गए हैं। No person accused or convicted of an offence punishable under Section 3 or Section 4 shall, if in the custody, be released on bail or on his own bond unless the prosecution has been given an opportunity to oppose the application for such release, ठीक है। अब कोई पर्सन है एक्यूज है जिसने ये ऑफेंस किया, अब वो बेल मांग रहा है, तो बेल मांगने से पहले क्या करेंगे, उसकी जो प्रोसिक्यूशन है जिसने उस पर इल्जाम लगाया कि इस पर्सन ने ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी इसको डिस्ट्रॉय वगैरह किया है, तो उस प्रोसिक्यूशन को पहले हियरिंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। फिर वो हियरिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर वो आएगा, वो मना करेगा कि नहीं इसको बेल नहीं देनी चाहिए बिकॉज ये रीजन से, वो कुछ बताएगा, है ना। मतलब फिर दोनों को सुन के ही उसको बेल दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। मतलब प्रोसिक्यूशन को हियरिंग अपॉर्चुनिटी देनी जरूरी है। नाउ सेक्शन 6 क्या बताता है, सेविंग्स, ठीक है। सेविंग्स बताना है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन एंड नॉट इन डेरोगेशन। अब ये जो इस एक्ट में जो इस एक्ट में जो भी प्रोविजंस वगैरह दिए हैं वो एक तरीके एडिशन में है, वो अल्पीकरण या कोई एक्ट को कम नहीं कर रहा है, या ये प्रोविजंस कम नहीं है, ठीक है। ये जो अधिनियम में उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन होंगे, IPC, SCR, कोई भी एक्ट है जो कि एग्जिस्टिंग है उनके एडिशन में ये एक्ट हैं, ठीक है, ना कि उनके डेरोगेशन में। और इस अधिनियम की कोई बात किसी व्यक्ति को ऐसी कार्रवाई, चाहे वो अन्वेषण के रूप में हो या अन्यथा, छूट नहीं देगी जो यदि अधिनियम नहीं होता तो उसके विरुद्ध संसद की जाती। मान लो अगर ये एक्ट नहीं है और उसने डैमेज वगैरह किया पब्लिक प्रॉपर्टी को लेके, तो उसको और कोई एक्ट में सजा मिलती है ना, क्योंकि अगर ये एक्ट नहीं तो उसको और कोई एक्ट में सजा मिलती है, उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलता कि अगर ये एक्ट नहीं है तो उसको सजा ही नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। और सेक्शन 7 क्या बताता है, रिपील एंड सेविंग। जो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस है 1984 का, ऑर्डर नंबर 3 ऑफ 1984, वो रिपील हो चुका है। और सेकंड बताया गया है कि जो रिपील है या फिर कुछ भी एक्शन लिया गया था उस ऑर्डिनेंस के अंडर, तो हम यही माना जाएंगे कि इस एक्ट के अंतर्गत वो जो मतलब ऑर्डिनेंस वगैरह है जो
प्रोविजंस वगैरह है कि जो भी वर्क डन हुआ है तो ये मानेंगे कि इस एक्ट के अंतर्गत हुआ, भले ही वो ऑर्डिनेंस से उससे हुआ, ठीक है। सो ये पूरा जो चैप्टर है वो सॉरी एक्ट है ये प्रिवेंशन ऑफ टू डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984, ये खत्म हो गया। और आपको अगर कोई भी डाउट हो देन यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।